हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में विद्युत नाम के पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होता है? आवेश जो है वो किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके प्रभावों को हम अनुभव करते हैं, आवेश कहलाता है। तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके प्रभावों को हम अनुभव करते हैं। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी चालक में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में प्रवाहित आवेश जो होता है वो Q बराबर प्लस माइनस N होता है, जहां N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसका मान होगा N बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे डाट 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 करके जो है इसका मान होता है। यहाँ जैसे अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि किसी पदार्थ में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, तो उसमें अगर मान लीजिए हमको ऑप्शन में मिलता है कि 2E, दूसरा मिलता है 3/2E, तीसरा ऑप्शन हमको मिल रहा है 1.6E और चौथा ऑप्शन मान लो इसमें से कोई नहीं। तो अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न हमको मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम Q बराबर प्लस माइनस N, तो Q बराबर N का सूत्र लगाएंगे और जिसमें हमको N का मान क्या मिलना चाहिए? एक प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। मतलब N का मान जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से संख्या जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। जैसे इसमें देखें तो यहाँ पहले में 2E है, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसमें N की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। इसमें N की वैल्यू कितनी है? 1.6 है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें तो जो आवेश है वो 2E है। इसका मतलब अगर यहाँ हम देखें
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर q बराबर n ही लगाएं तो n बराबर q अपान e, तो q का मतलब 2e है और अपान e, तो e से e हो गया कैंसिल, n का मान कितना आ गया 2, तो n का मान मिल गया हमको 2, जो कि क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो जब ये पूर्ण संख्या हो जाएगी तो वो ही आवेश जो है वो संभव होता है। जबकि अगर इसमें देखें तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें अगर देखेंगे तो q बराबर n ही आ रहा है, तो अब n बराबर होगा q अपान e, तो q का मतलब अब यहाँ आवेश 3/2e है अपान e, तो e से e कैंसिल हो गया, n का मान 3/2, जो कि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ये आवेश जो है वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव होगा और कौन सा आवेश संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आवेश क्या है और किसी चालक पर कौन सा आवेश संभव है और कौन सा संभव नहीं है। अब आगे पद्धति में इसका मात्रक कूलाम है। साई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम है। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश के प्रकार। अब अगर आवेश के प्रकार में देखें तो पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा है ऋणावेश। अब अगर हम धनावेश की बात करें कि धनावेश क्या होता है, तो अब इसमें हम लेते हैं धनावेश में सोडियम को, जिसका प्रतीक है Na। इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 281, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है 11 और प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी कितनी है 11, क्योंकि अभी कैसा है, ये उदासीन है, मतलब इस पर कोई चार्ज भी नहीं है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अभी इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, जबकि जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11 और प्रोटॉन की संख्या है 11। अब अगर देखें तो इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, की संख्या है 1, जबकि अगर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होनी चाहिए बाह्यतम कोश में वो होनी चाहिए 8। तो अब यहाँ अगर 8 इलेक्ट्रॉन लेना है तो अब इसके पास है केवल 1 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब क्या है कि ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या फिर 7 का जो है साझा कर ले। तो इसके लिए आसान क्या है, तो इसके लिए आसान है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसने, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब बचेगा 10 और यहाँ जो प्रोटॉन की संख्या है वो है 11। तो अब देखेंगे अगर तो Na पर क्या हो गया कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा और कितनी ज्यादा है, 1 की ज्यादा है, इसलिए इस पर क्या आ गया 1 प्लस चार्ज आ गया और प्लस का क्या हो गया E माइनस, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का जो है वो त्याग कर दिया है। तो अब यहाँ देखें तो अब चूंकि अब यहाँ धनावेश हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम धनावेश को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा देखें तो लिख सकते हैं कि
यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो या हानि हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर हानि हो, तो वहां धनावेश होता है। ठीक, तो ये हो गई हमारे धनावेश की परिभाषा कि अगर कहें कि धनावेश कहाँ होगा, तो यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि हो तो वहां धनावेश होता है। अब अगर हम ऋणावेश को देखें तो ऋणावेश क्या होगा। अब इसमें हम ले लें क्लोरीन को, इसमें जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 7 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो है 17 और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो भी 17 होगी। क्योंकि अभी ये जो है इस पर जो नेट आवेश है वो 0 है, क्लोरीन पर अभी जो नेट आवेश है वो कितना है, 0 है। तो अब यहां पर अगर देखें तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके जो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वही होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसका मतलब अब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या फिर 7 का त्याग कर दे। तो इसके लिए आसान क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो अगर इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो अब इसके पास देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई। अब यहां अगर देखें तो इसके पास जो है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अब हो जाएगी 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, पहले 17 थी अब कितनी हो गई 18। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या इसके पास 17। अब देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब अब यहाँ क्लोरीन पर जो है एक कितनी संख्या ज्यादा है, केवल एक, इसलिए एक जो है यहाँ माइनस चार्ज आ गया। इसका मतलब अगर हम ऋणावेश को परिभाषित करें तो अब इसकी परिभाषा क्या निकल कर आएगी। अब अगर हम इसको परिभाषित करें तो अब इसकी परिभाषा जो जो निकल के आएगी वो क्या होगी कि अब यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो वहां ऋणावेश होता है। इस प्रकार से हम ऋणावेश को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो वहां पर क्या होता है, ऋणावेश। तो एक बार अगर हम फिर से जो है इसको देखें कि धनावेश क्या होता है, तो धनावेश में हमने क्या किया कि सोडियम को लिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। अब यहाँ देखें तो हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, पहले 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11। अब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो होने चाहिए 8, लेकिन इसमें कितना है, इसमें है 1।
इसलिए अब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या फिर सारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। इसके लिए आसान क्या है, इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 11 से घट के कितने हो गए, 10। प्रोटॉन कितने हैं, 11। इसका मतलब अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी, और कितना ज्यादा हुई, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई 1, तो इसलिए इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम धनावेश को परिभाषित करें तो यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी, अब यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। तो किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि होती है तो वहां पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक, अब अगर हम ऋणावेश को देखें तो ऋणावेश क्या होता है, इसमें हमने ले लिया क्लोरीन को, तो 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 17 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 17। अब इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7, होना कितना चाहिए, 8 होने चाहिए। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण कर लिया इसने, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 17 से बढ़कर हो गई 18, जबकि प्रोटॉन 17 है। तो इसलिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, और कितने की मात्रा में ज्यादा है, एक ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और प्रोटॉन की कितना है, 17। इसलिए अगर एक ज्यादा है तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज, इसमें जो है एक माइनस का चार्ज आ गया। इस प्रकार से अगर हम ऋणावेश को देखें तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो वहां पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो इस प्रकार से ये हो गए धनावेश और ऋणावेश। अब आगे अगर हम देखें, अब अगर आवेश के बारे में देखेंगे आगे, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब अगर दोनों आवेश कैसे हों, प्लस प्लस हों या दोनों आवेश माइनस माइनस हों, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब इसके बाद अगर ये विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक आवेश प्लस है और दूसरा माइनस है, या एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, वो होगा आकर्षण का बल, मतलब एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारे आवेश के बारे में। अब कुछ चीजें और जो है देखते हैं आवेश के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जब इन चीजों को हम बृहद रूप से सीखेंगे तभी हम सवाल को आसानी के साथ कर पाएंगे। तो जो जैसे जो 10th लेवल में हमको पढ़ना है तो ये आगे चल के हमको यही सब चीजें 12th में भी मिलेंगी। तो इसलिए अभी से जो है इसको अच्छे से जो है हमको ध्यान में रख के जो है पढ़ना है। तो अब सवाल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम ध्यान रखें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होगा
माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर यहां हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो होगा 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो ये तो हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब अगर हम प्रोटॉन के बारे में देखें, तो प्रोटॉन पर आवेश वो होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो ये हो गया प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। तो अब प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम देखें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ये होगा 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। अब इसके बाद अगर हम यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर हम देखें कि अल्फा कण, जो काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो चूंकि अल्फा कण होता क्या है, अब अगर अल्फा कण देखें तो ये है हीलियम का नाभिक 2He4। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो यहां लिख सकते हैं कि अल्फा कण का जो आवेश होगा वो 2e होगा। तो 2e का मतलब 2 गुणे, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो ये हो गया अल्फा कण पर आवेश। अब अगर अल्फा कण का द्रव्यमान देखें तो क्या होगा, अब अगर हम अल्फा कण का द्रव्यमान देखें तो अल्फा कण का द्रव्यमान, तो मास ऑफ अल्फा ये जो है होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण पर आवेश और अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर धारा देखें तो चूंकि धारा क्या होती है, I बराबर होती है Q अपान T। धारा I बराबर क्या होगा, Q अपान T। इसका मतलब अगर देखें तो धारा बराबर
धारा बराबर क्या होगा, आवेश और बटे दर का मतलब क्या होता है, समय से होता है, तो आवेश बटे समय। तो अब यहाँ जो धारा होगी वो होगी आवेश बटा समय, अर्थात Q अपान T। अब देखें धारा कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि। कोई कहेगा कि क्यों ये अदिश राशि है, मान लीजिए ये लिखने को आ जाए कि इसको अदिश राशि क्यों कहते हैं जबकि इसकी दिशा भी होती है। तो ये अदिश राशि क्यों है, ये लिख सकते हैं कि ये अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह एक अदिश राशि है, यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर कभी ऐसे जिक्र होगा कि यह अदिश राशि क्यों है जबकि इसमें तो दिशा होती है लेकिन तब भी यह अदिश है, तो कहेंगे कि ये अदिश क्यों है, क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती है। अब दरअसल वेक्टर योग का जो नियम है वो उसको अच्छे से जो है हम 11th में जाके सीखेंगे। जब 11th में आप लोग जाएंगे तो उसके बारे में आप अच्छे से जो है उसका अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद अगर देखें तो धारा की दिशा, या पहले देखें कि धारा का मात्रक क्या है। धारा का मात्रक, क्योंकि I बराबर होता है Q बाई T, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये हो गया धारा का जो मात्रक है वो है कूलाम प्रति सेकंड, अथवा इसे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो धारा का मात्रक जो है कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। अब अगला पॉइंट देखें, धारा की दिशा। तो जो धारा की दिशा होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत। जो धारा की दिशा होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत दिशा। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई चालक है, ये मान लेते हैं कोई चालक है। अब इसमें अगर देखें तो इस चालक में अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवाहित हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रहे हैं इस चालक में, तो इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा इस प्रकार से है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी चालक में A से B की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा कहां से है, A से B की तरफ, तो जो धारा की दिशा होगी वो धारा की जो दिशा होगी वो कहां होगी, B से A की ओर। तो हमेशा जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत दिशा में होती है। बोर्ड पेपर में कभी कभार ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ बह रहे हैं तो धारा की दिशा कहाँ होगी, तो धारा की दिशा किस प्रकार से होगी, तो वो होगी B से A की ओर। और क्या देख सकते हैं इसमें, जैसे धारा की दिशा में या अगर लिखें तो बैटरी के
धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। लेकिन ये होगा कहाँ? ये होगा बाह्य परिपथ में। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बैटरी है तो इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां से धारा निकलेगी प्लस से और वो जाएगी किसके? माइनस की तरफ। तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो ये हो गए हमारे धारा की दिशा। अब इसमें अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? कोई कई बार ऐसे जिक्र होगा परिपथ का, तो इसका मतलब अब हम समझ ही लेते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। तो विद्युत परिपथ में अगर हम देखें तो विद्युत परिपथ क्या है कि धारा का सतत पथ जो होता है, धारा के सतत पथ को परिपथ कहते हैं। धारा के सतत पथ को परिपथ कहते हैं। अब जैसे धारा का सतत पथ क्या होता है? सतत का मतलब होता है निरंतर, जिसमें धारा प्रवाहित होती रहे। जैसे अगर यहां देखें इस परिपथ में, अब ये परिपथ कैसा है? ये जो कि धारा का बंद पथ है, यहां से धारा प्रवाहित हो रही है और ये है प्रतिरोध, इसको कहते हैं प्रतिरोध। और ये है हमारी बैटरी। बैटरी से जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है किसकी तरफ? माइनस टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो रही है। तो धारा के सतत पथ को ही क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। अब अगर आगे देखें अगला पॉइंट, तो इसमें जो है धारा को अमीटर से मापते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि हम जो है धारा को, या धारा मापी यंत्र क्या है? तो धारा मापी यंत्र क्या है? अमीटर। तो धारा को जो है किससे मापा जाता है? अमीटर से मापा जाता है। और अमीटर को परिपथ में प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जब भी बात होगी कि ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक नंबर के क्वेश्चन ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो धारा को अमीटर से मापते हैं और अमीटर को परिपथ में प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसे।
ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है वो विद्युत धारा के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा विभव तथा विभवांतर। विभव किसे कहते हैं? अब विभव की अगर परिभाषा लिखें, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ये कैसा एरिया है, ये है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि पहले से यहाँ कोई आवेश उपस्थित है, क्योंकि जो स्थिर आवेश होता है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखना कि स्थिर आवेश मतलब अगर कोई आवेश रुका हुआ है, अर्थात इस आवेश का अगर जो वेग है वो कितना है, 0 है, तो स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कई बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब अगर यदि किसी आवेश का वेग 0 है तो इसका मतलब वो आवेश कैसा है, वो आवेश स्थिर है, और अगर कोई आवेश स्थिर होगा तो स्थिर आवेश जो है वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर यही आवेश है वो भी वेग से गतिशील हो, कहने का मतलब ये जो आवेश है वो कैसा है, अगर गतिशील है, मतलब ये अगर गति कर रहा है तो गतिमान आवेश क्या करेगा, गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय, गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना दोनों, कि अगर कोई भी आवेश स्थिर होगा तो वो क्या करेगा, स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर वही आवेश गतिशील हो गया तो गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो अब यहां अगर देखें, ये अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब क्या है कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पहले से कोई आवेश उपस्थित है। तो अगर यहां से हम देखें, इसके क्षेत्र में अगर हम किसी भी
सूक्ष्म आवेश। अगर Q नॉट आवेश को कहां से लेके आए, अनंत से यहां वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अगर हम ले आए, तो यहां तक लाने में जो भी हम कार्य करेंगे, इस प्लस Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, अगर ये बिंदु मान लेते हैं ए, यहां तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, इसका विभव कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो अगर यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। तो Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो अब हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को लाने में, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो वो जो कार्य होगा वो होगा W अपान Q नॉट। और एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W अपान Q नॉट। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर देखें, मान लो 5 पेन की कीमत 40 रुपया है, तो एक पेन की कीमत कितनी होती है, तो वो 40/5, मतलब जो भी यहाँ होगा उससे हम यहाँ क्या कर देंगे, भाग करवा देते हैं। तो वैसे सेम Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो Q नॉट के स्थान पर क्या हो गया, अगर एकांक हो गया तो एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W अपान Q नॉट। और अगर परिभाषा से देखें तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो अब ये विभव हो गया V बराबर कितना, W अपान Q नॉट। विभव V बराबर कितना हो गया, ये विभव V बराबर होगा W अपान Q नॉट। अब अगर हम विभव के बारे में देखें तो विभव क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अब विभव यह एक आदिश राशि, विभव कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, अब देखें V बराबर क्या है, W अपान Q नॉट। तो W अपान Q नॉट में अगर देखें तो W मतलब कार्य, तो कार्य के लिए क्या लिखते हैं हम, जूल। अगर कार्य के लिए देखें तो कार्य के लिए हम क्या लिखेंगे, जूल। और Q नॉट आवेश, आवेश के लिए हम क्या लिखेंगे, कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, अथवा इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं। अब आगे अगर देखें तो विभव, अगर विभव के बारे में और थोड़ा सा इसकी खासियत जाने कि विभव और क्या होगा, तो विभव में इसके बारे में अगर और इसकी खासियत जाने तो विभव
धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विभव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विभव जो है वो कैसा हो सकता है? यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। जैसे प्लस आवेश के कारण विभव पॉजिटिव आवेश के कारण विभव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव आवेश के कारण विभव नेगेटिव होगा। तो अगर कोई आवेश धनावेश है तो उसके कारण विभव धनात्मक होगा, और अगर विभव ऋणावेश है तो उसके कारण विभव कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। तो ये पूरी कहानी जो है रही किसकी? विभव की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है और आगे आने वाले वर्षों में इसका हम उपयोग भी करेंगे। जैसे 12th में इसके बारे में हम अच्छे से और पढ़ेंगे, इसका बृहद रूप। तो ये हो गया विभव। अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक होगा हमारा विभवांतर। अब विभवांतर क्या होगा? अब हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभव में अंतर क्या था कि जो आवेश हम ले आ रहे थे उसको अनंत से ला रहे थे, यहां पर आवेश को कहां तक लाना होगा? एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक। अब देखें, अगर मान लेते हैं ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब पहले से कोई आवेश यहाँ उपस्थित है, क्योंकि स्थिर आवेश ही क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर यहाँ कोई आवेश पहले से उपस्थित है तो अब हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक निश्चित बिंदु अगर ले लें, यहाँ मान लेते हैं ए पर एक आवेश रखा है, वो है Q0। इसको ला रहे हैं ए से बी तक, यहां तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो अब अगर देखें तो Q0 आवेश को Q0 आवेश को
बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो वो मान लेते हैं कार्य कितना करना पड़ा, W। तो अब अगर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो वो हो गया W अपान कितना, Q0। और इसे W अपान Q0 को ही क्या कहते हैं, विभवांतर। तो V बराबर हो जाएगा W अपान Q0। तो ये हो गया जो है विभवांतर। अब देखिए इसमें मात्रक और सब चीजें जो विभव वाली हैं वही सब सेम होंगी। ठीक, तो ये हमारा अगला टॉपिक था विभव और विभवांतर के बारे में। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसे परिपथ में प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको चित्र के अनुसार समझें तो ये अगर हमारा परिपथ है, ये अगर परिपथ है तो ये बैटरी हो गई, यहाँ इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये है हमारा प्रतिरोध। और अगर हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे तो इस प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है हमको कि विभवांतर को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं।